नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा इस वक्त चीन में मौजूद हैं और 6 रोज़ा चीन का ये दौरा है और इस दौरे की क्या अहमियत और क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले टाइम में, इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6 रोज़ा दौरा चीन है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा एक तो पहले यह है कि पहला विजिट है आफ्टर मार्के हक एंड बिनान मरसूफ, तो एक उसकी इम्पोर्टेंस है। और सेकंड ये है कि एससीओ की यहाँ पे समिट मीटिंग होने जा रही है और जिसमें पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था 2017 में। सो एक इम्पोर्टेंट फोरम है। देर आर 10 मेंबर ममालिक हैं। 42% ऑफ दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 30% जीडीपी है। सो बड़ा इम्पोर्टेंट एक कनेक्टिविटी का ये ग्रुप है। और इसके अलावा इसके बाद जो उनकी जो मुलाकातें होनी है वो चाइनीज ऑफिशियल के साथ मुलाकातें होनी है। फिर बिजनेस B2B बिजनेस वाली जो मीटिंग्स होनी है, बिजनेस फोरम कम्युनिटी से उनकी मुलाकातें होनी है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ऑन 3 सितंबर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर विल अटेंड जो विक्ट्री परेड है। बहुत इम्पोर्टेंट वो उसके बात हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, मैं आपसे खास तौर पे इसी परेड के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो परेड 3 सितंबर को हो रही है, इसमें हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर भी तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और उसके अलावा रूस के सदर पुतिन और फिर शुमाली कोरिया के सदर और बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दिफाई नुक्ता नज़र से, दिफाई लिहाज से ये जो है बड़ी एक भरपूर परेड होगी और चीन जो है एक तरह से नई सुपर पावर बनने का ऐलान कर रहा है इस परेड के ज़रिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये देखें कि अभी तो चीन जिस तरह चीज फोकस यकीनन उनके इकोनॉमी पे है, डेवलपमेंट पे है। जिस तरीके से देखें BRI का कंसेप्ट लिया, इवन एससीओ का जो कंसेप्ट था वो ग्लोबल डेवलपमेंट की बात की थी, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात की थी, ग्लोबल सिविलाइजेशन के कनेक्टिविटी की उन्होंने बात की थी। प्रेसिडेंट शी के ये आइडियाज थे। लेकिन जो 3 सितंबर की विक्ट्री परेड है, देखे कि ये सेलिब्रेट करते हैं जब उन्होंने जापानीज को 10 साल तक, वो वहां पे 1937 में आए थे, 45 तक वहां पे रहे थे, तो वहां पे बड़े मैसेकर्स वगैरह जापानीज ने की थे, लेकिन स्टिल चाइनीज प्रीवेल्ड और उन्होंने वहां से उनको निकाला था। तो वो उनकी याद उसमें टू जस्ट टू कमेमोरेट की जिनकी जो कुर्बानियां थी, लाखों लोग मारे गए थे इसमें, तो उसमें है। तो इसमें बेसिकली यू आर राइट कि शो ऑफ फोर्स होगी इसमें, अपनी जो कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ है। और स्पेशली मैं कहीं क्लिप भी देख रहा था, रोबोट फोर्सेस जो हैं वो भी इन्होंने मेरे ख्याल में इसमें बहुत दिखा रहे हैं इसमें। तो ऑलरेडी देखिए उनका जो वेपन्स है, इक्विपमेंट है और या दूसरी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो अभी जिस तरीके से ये ब्रिगेडियर साहब, इनकी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ तो मेरा ख्याल है सबसे ही ऊपर है। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया की पहली 6G चिप मुतारिफ कराने जा रहा है चीन। इसको किस तरह से देखते हैं? आने वाले टाइम में इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए। अगर आपको याद हो कि जब ChatGPT आया तो उन्होंने ब्लू सीक वाली जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हर चीज में ये आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन एज ए फोर्स अभी देखें कि जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन अमेरिका और चाइना, तो मेरे ख्याल में स्टिल जब आपके वर्ल्ड के ऊपर सुपरमेसी की बात हो रही है, डिस्पाइट इफेक्ट चाइनीज प्रेजेंस 150 कंट्रीज में है अक्रॉस द ग्लोब, BRI की वजह से उनके वहाँ प्रेजेंस है। लेकिन जब मिलिट्री पावर की बात आती है तो स्पेशली अमेरिका के जो अब हंड्रेड्स ऑफ उनकी जो वहाँ पे बेसिस हैं अक्रॉस द ग्लोब, जबकि चाइना की वो 2 बेसिस बनते हैं। सो वो वाला एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बट हम कह सकते हैं एमर्जिंग पावर है। इकोनॉमी में तो ऑलरेडी मनवाया है, लेकिन बाकी मिलिटरीली। ब्रिगेडियर साहब देखें, अभी जो मार्का हक हुआ और ऑपरेशन बयानुल महसूस, उसमें चीनी टेक्नोलॉजी जो है उसने अपना आप मनवा तो लिया पूरी दुनिया में, और पाकिस्तानी शाहीनों ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया, उसके रिजल्ट तो पूरी दुनिया के सामने हैं। अब क्या इस दौरे के बाद फील्ड मार्शल भी वहाँ जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी वहीं हैं, तो क्या आप समझते हैं कि J-35 के हवाले से भी कोई खुशखबरी पाकिस्तान को मिल सकती है?
जी हाँ, लाइकली है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे तो इतलात ये थी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। हमारे कुछ इतलात ये भी आई थी कि पायलट्स भी जाके उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो लाइकली है, देखें कि जिस तरीके से हमने डिलीवर किया है मार्के हक में और बुनियाद मखसूस में, और जिस तरीके से अभी एक वीडियो क्लिप भी आया है जिस तरह चाइनीज ही ने रिलीज किया है उसको, कि किस तरीके से बेसिकली पाकिस्तान ने इंडियन जो जहाज थे उनको एंगेज किया है। तो उससे भी पता चलता है कि हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी एयरफोर्स की, फिर चाइनीज हार्डवेयर जिस तरह यूज किया है, तो इसमें बेसिकली मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इट इज नॉट वेपन जो मैटर नहीं करता है, इट इज मैन बिहाइंड द गन, या जो बंदा उस जहाज के अंदर बैठा है वो मैटर करता है। और जिस तरीके से आपने उसको यूज करना स्किलफुली, तो वो हमने साबित किया है। और देखें, राफेल बहुत अच्छा जहाज है, उसमें तो कोई शक दो राय नहीं है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म चाहिए, स्किल चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर ब्रिगेडियर साहब प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। अगर बात करें पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की, अमेरिकन मैगजीन है द नेशनल इंटरेस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब पॉलिसीज का एतराफ़ करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अहम इक्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अपनी दोस्ती को दुगना कर दिया है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, पिछले 3 महीने में आप देखें कि खित्ते की सूरत हाल, जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की बात करते हैं, इंडो जो एशियन रीजन है इसमें बात करते हैं, इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली जो यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो गई है, जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसमें एक आया है, वो बिकॉज ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लीडरशिप थी, जिसको हम कहते हैं इट वाज अ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जहां उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए और फाइनली ही वी एज ए पाकिस्तान हम प्रीवेल करके इंडिया के ऊपर 6 जहाज हमने गिराए। फिर इसके साथ साथ एक मेयर रिस्पांस था। हम देखे कि इस पोजीशन में थे जिस दिन जब उन्होंने अपने जहाज ग्राउंड कर दिए थे डर खौफ के मारे, तो हमारे पास ऑप्शंस थे, हम उनको और मजीद नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, स्टेट्समैनशिप भी उनकी बात हो रही है, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, वहां से बातचीत हुई है, आपके टैरिफ के मसाइल हल हुए हैं। और इसके अलावा देखें कि BLA मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, और एक उसमें भी कामयाबी है, और इंडिया को भी एक मैसेज है कि भाई हमने डिक्लेयर किया, वी अंडरस्टैंड कि आप इसके पीछे हो। तो वो वाले सारे फैक्टर्स थे, तो बहुत सारे थे। अभी आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन्होंने आर्टिकल लिखा फील्ड मार्शल पे, वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा, फिर वाशिंगटन टाइम्स ने भी लिखा, फिर स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने भी लिखा, और सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक तो ये काम एंड कूल रहते हैं और डिसीजन लेने में भी बड़े पुरसुकून डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब, तो ये कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि क्या जो रूसी सदर पुतिन हैं और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन, वो भी इंडिया और अमेरिका पे दबाव बढ़ाने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं, या कोई और भी मकसद है उनके चीन जाने का? देखें, एक तो बेसिकली मैसेज ये इनका रशिया का हो या नॉर्थ कोरिया का हो, एक मैसेजिंग हो रही है अमेरिका के लिए, एक ये है। और मोदी साहब का भी इसमें आप ये कनेक्टिविटी देखें, आस्ताना में जो SCO की समिट हुई वहां भी ये गए नहीं, अब इसमें फौरन ये आ गए हैं, क्योंकि उस वक्त अब ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका को कि जी हम आपके साथ ठीक है नहीं है, हम चाइना के साथ ये ताल्लुकात को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं, या रशिया के साथ जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने क्लेम किया है कि हम मजीद आयल उस पर लेंगे, और मजीद इस तरीके से उन्होंने, मोदी साहब ने सो कल कहा कि जी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सो एंड सो की मैसेजिंग है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा स्ट्रांग देखें कि एंटी अमेरिकन स्टैंड है, इसी तरह रशिया भी अभी तक उन्होंने उसके बाद जो यूक्रेन पे बात नहीं मानी है, फिर अब इंडिया इसमें शामिल हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिसेंटली एक आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने कहा था चाइनीज ठीक है कि ट्रेड की बात होगी, बाकी कंसेशन देंगे, लेकिन किसी तरह स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कोई कंसेशन इंडिया को नेवर, वो किसी सूरत में नहीं देंगे, चाहे वो लाइन एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात होती है, या दलाई लामा के इश्यू पे बात होगी, उस पर कोई कंसेशन उस पर नहीं।